नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दुखद घटना घटित हुई, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि देखो जो कुछ हुआ उसकी वजह से अब इंडिया चाइना रिलेशंस की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम कंबाइन करके इंडिया चाइना रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। 2 तो हिंदू के आर्टिकल्स हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल H.S. पनाग के द्वारा लिखा गया है, एक डेली पायोनियर का आर्टिकल है, सुजन आर चिनोय के द्वारा लिखा गया है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज। इस प्रकार से हम 5-6 आर्टिकल्स को कंबाइन करके ये इंडिया चाइना रिलेशंस वाला डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ये हेल्थ केयर से संबंधित आर्टिकल को, तीसरे नंबर पे मेंटल हेल्थ से संबंधित आर्टिकल को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस इशू को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मई के फर्स्ट वीक से ही खबरें आनी स्टार्ट हो गई थी। इंडिया और चाइना बॉर्डर पर यानी LAC पर टेंशन्स हैं। 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने थी, वो भी अच्छी खासी संख्या में। कुछ पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले गलवान वैली, दूसरे नंबर पे गोगरा पोस्ट, तीसरे नंबर पे पेंगोंग सो लेक रीजन और एक सिक्किम में नकुला पास। तो दोनों देशों की मिलिट्री के बीच बातचीत स्टार्ट हुई कि ये जो टेंशन्स हैं 5 से 6 पॉइंट्स पर दोनों देशों की आर्मी आमने सामने हैं, इन टेंशन्स को कम किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए। इसी श्रेणी में 6 जून को कोप्स कमांडर लेवल पे मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है और इस मीटिंग में यह तय होता है कि 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर दोनों देशों की आर्मी डिसएंगेज करेंगी। डिसएंगेज का मतलब यह है थोड़ा थोड़ा पीछे चली जाएंगी। 4 में से नकुला पास और पेंगोंग सो रीजन, ये दोनों पॉइंट्स पे सहमति नहीं बनी थी, लेकिन जिन 4 पॉइंट्स पर सहमति बनी थी उनमें से एक है गलवान वैली। अब देखो हुआ क्या, डिसएंगेजमेंट के दौरान इंडिया की जो आर्मी थी वो तो पीछे चली गई, जितना डिस्टेंस तय हुआ था उससे पीछे चली गई। और हमारे एक कर्नल 40-50 सोल्जर्स के साथ वेरीफाई करने के लिए गए कि चाइना की आर्मी ने भी डिसएंगेज किया है या फिर नहीं किया है, मतलब वो भी जो तय हुआ था उसके अनुसार पीछे गए हैं या फिर नहीं गए हैं। लेकिन देखो, वेरिफिकेशन के दौरान उन्होंने पाया कि चाइना की आर्मी ने एक छोटा सा टेंट अभी भी लगा रखा है। तो हमारी आर्मी के लोगों ने उनसे डिमांड की कि भैया आप ये टेंट हटा लीजिए, यही तो तय हुआ था ना बातचीत में कि डिसएंगेज करेंगे, फिर आपने ये टेंट क्यों लगा के रखा है। लेकिन इसको लेके हाथापाई स्टार्ट हो गई। चाइना के सोल्जर्स संख्या में काफी ज्यादा थे, क्योंकि हमारे सोल्जर्स तो सिर्फ वेरीफाई करने गए थे बिना हथियारों के। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही उन्होंने उम्मीद की थी कि हमारे ऊपर इस प्रकार से हमला हो जाएगा। हालांकि देखो, अभी तक की खबरों से ये निकल के आ रहा है गोलीबारी तो नहीं हुई, लेकिन चाइना की आर्मी के पास दूसरे तरह के हथियार थे, जैसे डंडे जिनके ऊपर कंटीली तारें लपेटी हुई थी, बड़े बड़े पत्थर। इन सब की सहायता से उन्होंने हमारे जवान जो संख्या में 40 के आसपास थे उन पे हमला कर दिया। इसके बाद रीइंफोर्समेंट भी आई दोनों तरफ से। कई देर तक, ऑलमोस्ट 8 घंटे तक पूरी रात ये हाथापाई चलती रही और अभी तक की खबरों के अनुसार 20 हमारे आर्मी के जवान इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए हैं इस घटना में। चाइना की साइड से भी काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। हालांकि देखो, अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट हमारी आर्मी के जो सोर्सेज हैं या फिर उनका भी जो स्टेट मीडिया है इंक्लूडिंग ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने इस बात को माना है कि चाइना की साइड अच्छी खासी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये हमने पूरी घटना के बारे में जाना कि आखिरकार हुआ क्या था। वैसे देखो, मीडिया एक बात को नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ डिफेंस एनालिस्ट के सोर्सेज के अनुसार हमारी आर्मी के कुछ जवान चाइना की आर्मी ने कैप्चर किए हुए हैं और उनकी रिहाई को लेके बात चल रही है मेजर जनरल लेवल पर। जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, गलवान वैली,
जहां पे क्लैशेस हुए थे वहां पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। कभी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसी वजह से मिलिट्री लेवल पर लगातार बातचीत चल रही है कि गलवान वैली में जो टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं इन्हें डी एस्केलेट किया जाए। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, ये जो घटना घटित हुई ये कितनी ज़्यादा सीरियस है। सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो, इससे पहले 1967 में सिक्किम में नथुला पास के पास दोनों देशों की आर्मी आपस में टकराई थी। हमारी आर्मी कंटीली तार लगा रही थी, बार्ड फेंसिंग, इसका विरोध किया गया था। चाइना के द्वारा झड़प हुई थी, गोलाबारी हुई थी। हमारे 88 जवान शहीद हो गए और चाइना की तरफ से 300 कैजुअलिटीज हुई थी। उसके बाद 1975 में हमारे 4 जवान उन्होंने मार दिए थे पेट्रोलिंग के दौरान। और लद्दाख की बात करें, 1962 की लड़ाई के बाद लद्दाख में दोनों देशों की आर्मी के बीच क्लैशेस में एक भी सोल्जर की जान नहीं गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये घटना कितनी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि पिछले 45 सालों में क्लैशेस में एक भी सोल्जर की जान नहीं गई है और अब एकदम से इतना बड़ा क्लैश हुआ, इतनी सारी कैजुअलिटीज़ हुई दोनों साइड से। देखो पिछले 45 सालों में काफ़ी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। 1988, 1993, 96, 2005, 2012 और 2013 इन सालों में एग्रीमेंट्स साइन हुए ताकि बॉर्डर पर पीस रहे। काफ़ी सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए, प्रोटोकॉल अपनाए गए ताकि अगर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों की आर्मी के जवान आमने सामने आ भी जाते हैं तो गोली नहीं चलेगी, बैनर शो करेंगे और बोलेंगे कि आप अपने एरिया में चले जाइए, हमारे एरिया में आ गए हैं। इस प्रकार के प्रोटोकॉल सेट किए गए। लेकिन देखो निश्चित तौर पर चाइना की आर्मी ने उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, तभी पत्थरबाजी हुई, डंडे के ऊपर कंटीली तार लपेटे हुए हथियार इस्तेमाल किए गए ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। आर्टिकल में कहा जाता है कहीं ना कहीं ये जो एग्रीमेंट्स साइन हुए थे बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेके, ये देखो इनइफेक्टिव थे। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है 1993 के एग्रीमेंट का। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, वो बीजिंग की यात्रा पर गए थे। उसी यात्रा के दौरान बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। देखो एग्रीमेंट से पहले हमने चाइना को बोला था कि आप LAC के आगे एग्जिस्टिंग लगाइए, मतलब जो एरिया फिलहाल जिस आर्मी के कंट्रोल में है वो वहीं पर रहे, उसे ही LAC माना जाए फिलहाल के लिए। बट चाइना ने एग्जिस्टिंग वर्ड एग्रीमेंट में लिखने से मना कर दिया। अब देखो एग्रीमेंट ये बोलता है LAC पर पीस इस्टेब्लिश की जाएगी। भैया पहले बताओ तो सही LAC है कहां? या तो आप मैप शेयर कीजिए कि हमारे हिसाब से LAC ये है, आपके हिसाब से LAC ये है, दोनों मैप आपस में एक्सचेंज कर ले हम। या फिर यूं माना जाए अभी जिसकी जो पोजीशन है उसे ही LAC मान लिया जाए, मतलब इस एरिया में आपकी आर्मी का कंट्रोल है, यहां पर हम नहीं आएंगे, और इस एरिया में हमारी आर्मी का कंट्रोल है, आप यहां पे मत आइएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज तय नहीं हुई, बस ये कहा गया LAC पर पीस मेंटेन की जाएगी। अब देखो चाइना वाले करते क्या हैं, थोड़े थोड़े एरिया में आगे आते जाते हैं, क्योंकि तय तो हुआ नहीं है LAC है कहां पे, थोड़ा थोड़ा वो आगे आते जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे हिसाब से ये जो एरिया है वो हमारा है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं अभी तक मैप्स एक्सचेंज नहीं हुए हैं। हमने 2003 में भी कोशिश की थी उनको मैप देने की कि आप मैप एक्सचेंज कर लीजिए आपस में, आपके हिसाब से क्या परसेप्शन है वो मैप हमें दीजिए, हमारे हिसाब से क्या LAC होनी चाहिए हम भी आपको मैप देते हैं। तो जैसे ही हमने मैप दिया तो चाइना के डिप्लोमेट थे वो बिल्कुल सक पका गए, उन्होंने एकदम से मैप लौटा दिया इंडियन डिप्लोमेट को कि नहीं, मतलब जो डिफरेंस है ओपिनियन का, परसेप्शन का, वो बहुत ज़्यादा है, हम आपके मैप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन्होंने अपना मैप भी इंडियन डिप्लोमेट को नहीं दिया। अब देखो होता क्या है, ये पहली बार तो है नहीं कि चाइनीज़ फोर्सेस हमारे एरिया में आ गई हों। इससे पहले भी पिछले 10 सालों में देपसांग में 2013 में, चुमार में 2014 में, डोकलाम में 2017 में और अब ईस्टर्न लद्दाख में 2020 में चाइना की फोर्सेस हमारे एरिया में काफ़ी आगे तक आ गई हैं। गवर्नमेंट की क्या गलती रहती है, ध्यान से सुनिएगा।
गवर्नमेंट देखो काहे कोई भी हो, यूपीए हो या फिर एनडीए हो, सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ चाइना की फोर्सेस काफी आगे आ गई हैं। वो ये बोलते हैं कि एलएसी को लेके परसेप्शन अलग अलग है। इससे देखो चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारी सरकारें इसलिए बोलती हैं कि नहीं वो आगे नहीं आए हैं, एलएसी को लेके परसेप्शन अलग अलग हैं। वो इसलिए बोलते हैं ये बात ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अगर इस बात को मान लिया जाए कि चाइना हमारे एरिया में काफी आगे आ गया है तो डोमेस्टिक ऑडियंस बिल्कुल नाराज हो जाएगी सरकार से, आपने ऐसा होने कैसे दिया, और सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी कि चाइना की आर्मी को वहां से खदेड़ा जाए कैसे भी करके, चाहे पीसफुल तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। इसलिए सरकारें मानती ही नहीं हैं कि चाइना वाले आगे आ गए हैं हमारे एरिया में। बस वो यूं बोलते हैं कि एलएसी को लेकर परसेप्शन अलग अलग है और चाइना इसका फायदा उठाता है। चाइना बोलता है भैया परसेप्शन अलग नहीं है, ये हमारा एरिया है। लेकिन सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में मिलिट्री को देखो क्या सिग्नल देती है। मिलिट्री को भी लगता है कि हमारी पोजीशन वीक है। अगर सरकार सीधा सीधा बोले कि चाइना एग्रेसर है, हमारे एरिया में वो आए हैं और उनको जाना पड़ेगा, तो मिलिट्री को भी एक सिग्नल मिलता है कि कैसे ना कैसे करके एक टफ स्टैंड हमें लेना होगा, इनको यहां से निकालना है। देश की जनता को भी पता लगे कि चाइना एग्रेसर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता लगे चाइना एग्रेसर है। लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती है। ना तो यूपीए की सरकार ने माना था और ना ही अभी एनडीए की सरकार ने साफ साफ माना है कि चाइना हमारी जमीन पर काफी आगे आ गया है। देखो ये जो घटना घटित हुई है, इससे एक बात तो साफ है, इंडिया और चाइना रिलेशंस की जो ट्रैजेक्टरी है अब पूरी तरह से बदल गई है। 62 की लड़ाई में जो कुछ हुआ उसके बाद ये आरोप लगा चीन पर कि एक तरफ आप हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे, आपने पीठ में छुरा घोंपा है। उसी प्रकार का सिग्नल अब हमारे देश की जनता में गया है कि जब 6 जून को डिसएंगेजमेंट तय हुआ था तो आपने वहां पे टेंट क्यों लगा के रखा? आपके सैनिक पहले से ही बड़े बड़े पत्थरों के साथ और डंडों के साथ, कंटीली तारों के साथ तैयार थे। तो ये जो घटना है ये प्री मेडिएटेड है। आपने एक ट्रैप लगाया हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत साल लग गए थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इस्टेब्लिश करने में, काफी सारे प्रोटोकॉल लगे थे, काफी सारे मैकेनिज्म लगे थे। लेकिन अब तो देखो सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया है बॉर्डर पर जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको कि आप अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल कीजिए, आपको एग्रीमेंट्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि लोकल कमांडर्स को बोला गया है कि आप अपने हिसाब से सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लीजिए बॉर्डर पर। सरकार के लिए भी अब चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि देखो एक तरफ चाइना बोल रहा था हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि चाइना ने बहुत बड़ा बिल्डअप तैयार कर लिया है उन पॉइंट्स पर जहां पर दोनों देशों की आर्मी आमने सामने है। अगर चाइना की इंटेंशन साफ होती तो जब बात चल रही थी तो उस समय चाइना अपना बिल्डअप बड़ा नहीं करता। एक तरफ आप ये बातचीत में बोल रहे हो हम जवानों की संख्या को कम करेंगे, आप कम करने के बजाय इस पीरियड का, इस टाइम का इस्तेमाल कर रहे हो संख्या इंक्रीज करने के लिए। तो ये तो साफ साफ धोखा है। अब बात आती है क्या किया जाए। यहां पर देखो 3 लोग हैं, तीनों की ओपिनियन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं एच.एस. पनाग, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से। इनका यह मानना है देखो चाइना का एक अपना विजन है चाइना की सिक्योरिटी को लेके, और उस विजन को अचीव करने के लिए चाइना ने अपनी मिलिट्री को उसी प्रकार से तैयार किया है। हमारी दिक्कत यह है हमारा कोई नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। जब भी इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो हम हरकत में आ जाते हैं, एडॉक डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारी पहले से कोई विजन हो, कोई रणनीति हो, तब हम इस प्रकार की घटनाओं को बेहतर ढंग से टैकल कर सकते हैं। हमें अपना एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। इंटरनल थ्रेट्स क्या क्या हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है, उन थ्रेट से निपटने के लिए मिलिट्री को वो सारे रिसोर्सेज दिए जाएं। और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से देश की मिलिट्री को यह भी पता लगेगा कि हमारा विजन आखिरकार है क्या। अब तो देखो जब भी इस प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है हमारी मिलिट्री भी सरकार की तरफ देखती है कि करना क्या है। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हमारी बनी होती है तो मिलिट्री को इस प्रकार के क्राइसिस के दौरान सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। डिफेंस प्लानिंग कमेटी
का काम ये था कि इस प्रकार की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को बनाना है, लेकिन ये डिफेंस प्लानिंग कमेटी अभी तक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकी है। और देखो, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है पार्लियामेंट के थ्रू, ताकि जब भी इस प्रकार के क्राइसिस पैदा होते हैं पूरा देश एकजुट हो, सरकार और ऑपोजिशन के बीच भी किसी प्रकार के कोई डिफरेंसेस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, एच.एस. पनाग देखो ये भी बोलते हैं, हमारी मिलिट्री में भी हमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। हमारी मिलिट्री जो है वो अभी भी इसी प्रकार से प्रिपेयर्ड है जैसे उन्हें 20वीं शताब्दी का युद्ध लड़ना है, लेकिन अब देखो हालात चेंज हो चुके हैं। अब अगर लड़ाई होगी तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा और लड़ाई काफ़ी कम समय के लिए चलेगी, लेकिन इस प्रकार की बैटल्स के लिए हमारी मिलिट्री तैयार नहीं है। कोशिश हुई है कि धीरे धीरे करके मिलिट्री में बदलाव लाया जाए, लेकिन देखो इस प्रकार से इंक्रीमेंटल चेंजेस से, यानी थोड़े थोड़े चेंजेस से काम नहीं चलने वाला है। लास्ट में एच.एस. पनाग ये बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी देखो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से पूरी तरह से डीलिंक्ड होनी चाहिए। मतलब सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सरकार की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो सरकार इस मुद्दे पर अपनी पीठ ना थपथपाए, मतलब पॉलिटिकल कलर ना दे सिक्योरिटी से जुड़े मामलों को, और ना ही अपोजिशन इन क्रिटिकल इश्यूज पर सरकार की आलोचना करे या फिर सबूत मांगे कुछ चीज़ों पर, क्योंकि देखो आर्मी का जो स्टैंड है उसे अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो समय है वो इंफॉर्मेशनल वारफेयर का है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान की आर्मी कुछ दावा करती है, चाइना की आर्मी कुछ दावा करती है, क्या सब कुछ सच होता है? नहीं होता। तो इंफॉर्मेशनल वारफेयर में काफी बार नरेटिव को सेट करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, अपोजिशन खुद ही सबूत मांगना स्टार्ट कर देती है। भैया आप समझते क्यों नहीं, ये इंफॉर्मेशनल वारफेयर है, नरेटिव्स की लड़ाई है। नरेटिव्स की लड़ाई में काफी बार झूठ बोलना भी पड़ता है। आप ही क्वेश्चन पूछोगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे मानेगी? ये अपोजिशन को समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए कि पॉलिटिकल कलर ना दिया जाए। आर्मी ने एक्शन लिया है, आप क्यों अपनी पीठ थपथपा रहे हो? आप क्यों अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हो? तो ये एच.एस. पनाग का बोलना है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं सुशासनी हैदर की। सुशासनी हैदर द हिंदू के लिए लिखती हैं, इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स अच्छे दिए हैं। इन्होंने कहा है कि देखो 1962 के वार में इंडिया की बुरी तरह से हार हुई, इस पर तो काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन उस समय चाइना से निपटने के लिए हमारी एक 3 प्रोन्ड पॉलिसी थी, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। देखो माओ की शुरुआत से ही एक पॉलिसी थी 5 फिंगर की। माओ का मानना था कि तिब्बत जो है वो एक हथेली है और 5 फिंगर्स हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। उस समय नेफा हुआ करता था। माओ ने कहा था इन 5 फिंगर्स को लिबरेट कराना जरूरी है। तो इसके जवाब में हमारी एक 3 प्रोन्ड पॉलिसी थी। क्या थी वो 3 प्रोन्ड पॉलिसी? इंडिया चाइना बॉर्डर के साथ लगता जो एरिया था इंडिया में, उसको डेवलप करने के लिए स्पेशल अलग से एक सर्विस इस्टेब्लिश की गई थी, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस सर्विस में आईएएस ऑफिसर डेप्यूटेड होते थे, आईएफएस ऑफिसर यानी फॉरेन सर्विस वाले डेप्यूटेड होते थे और आईपीएस भी डेप्यूटेड होते थे। ये क्या करते थे, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर, इंडिया में साथ लगता जो बॉर्डर एरिया है वहां पर तैनात रहते थे, और हमारे जो ये पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, यहां पर भी एम्बेसीज में पोस्टेड रहते थे। तो ये सजेशन देते थे, ग्राउंड लेवल पर देखते थे एरिया में किस प्रकार से विकास हो सकता है, किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश हो सकते हैं, डेवलपमेंट लाई जा सकती है। और इनके लिए एक स्पेशल डेस्क भी इस्टेब्लिश किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री में, ताकि जब ये अपनी पोस्टिंग से लौट के आए तो सजेशन दें उस डेस्क पर और उन सजेशंस को जल्दी से इंप्लीमेंट किया जा सके और बॉर्डर एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, डेवलपमेंट जल्दी से आए। इस सर्विस के लिए जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ करता था उसके चेयरमैन हुआ करते थे फॉरेन सेक्रेटरी। वैसे देखो पिछले 10 सालों में हमारे देश में इंडिया चाइना बॉर्डर पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, लेकिन बेस जो बना वो इसी सर्विस के काम पर बना। ये जो उस समय सर्विस हुआ करती थी इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन बाद में ये सर्विस खत्म कर दी गई। मांग अभी भी चल रही है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, खास करके अरुणाचल प्रदेश के लीडर्स ने भी बोला कि इस प्रकार की सर्विस अभी भी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए,
ताकि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकें। तो ये 3 प्रोन्ड पॉलिसी का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, हमने देखो उस समय काफ़ी सारी ट्रीटी साइन की थी नेपाल के साथ, भूटान के साथ। जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया में आ ही गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद। इसी प्रकार की ट्रीटी हमने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ भी साइन की थी। सिक्किम शुरुआत में 1950 में हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना था और 1970s में पूरी तरह से इंडिया में शामिल हो गया था। अब देखो जो ये ट्रीटी साइन हुई खास करके नेपाल और भूटान के साथ, ये उस समय के हिसाब से तो अच्छी थी। ओपन बॉर्डर है, इंडिया नेपाल और भूटान की फॉरेन पॉलिसी गाइड करेगा, ये सब बातें थी फ्रेंडशिप ट्रीटीज में। लेकिन आज हालात चेंज हो चुके हैं। हमने भूटान के साथ तो फ्रेंडशिप ट्रीटी को चेंज कर दिया है, नेपाल के साथ अभी भी फ्रेंडशिप ट्रीटी को बदलाव हमने नहीं है, वही चली आ रही है जो 1951 में साइन हुई थी। और नेपाल की पॉलिटिक्स में ये बात बार बार उठती है कि ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ह्यूमिलिएटिंग है। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री ने साइन की थी, आपकी तरफ से एम्बेसडर ने साइन की थी, ये आपके पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है। हमें देखो नेपाल के साथ भी इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को चेंज करना चाहिए। भूटान के साथ हमने इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को चेंज कर दिया। एक रीजन ये भी है, चाइना लाख कोशिशों के बावजूद भूटान में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज नहीं कर पाया है, लेकिन नेपाल में चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। तो आवश्यकता ये है कि इन ट्रीटीज को अब आवश्यकता के अनुसार बदला जाए। ये दूसरा पॉइंट है इंडिया की 3 प्रोन्ड पॉलिसी का। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो एक गलती हमने शुरुआत में यह की थी, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था तो हमने मान लिया था कि हां तिब्बत चाइना का पार्ट है। उस पॉइंट के बाद इतिहास देखो पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि जब तक चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल नहीं किया था 1950 के आसपास, तब तक हमारा बॉर्डर लगता था तिब्बत के साथ। तिब्बत सेमी ऑटोनोमस स्टेट हुआ करता था, लेकिन जैसे ही चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, हमारा बॉर्डर लगना स्टार्ट हो गया चाइना के साथ। डिफरेंस है दोनों चीजों के बीच, क्योंकि तिब्बत तो देखो ऑटोनोमस स्टेट था, पीसफुल स्टेट था, इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगने लगा। और चाइना तो तब से लेके अभी तक एग्रेसिव स्टेट रहा है। बाद में हमें अपनी इस गलती का एहसास भी हुआ, तो हमने दलाई लामा और उनके लाखों फॉलोअर्स को इंडिया में शरण दी, और ये एक मेजर रीजन बना जिसकी वजह से 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ। लेकिन देखो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा कार्ड था, हमने इस कार्ड को कभी भी अच्छे से प्ले नहीं किया। शायद हमें यह लगता था कि चाइना इससे नाराज हो सकता है या फिर रिलेशन और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अभी क्या है, दलाई लामा की एज काफी ज्यादा हो चुकी है और ऑलमोस्ट सभी तिब्बतियंस दलाई लामा को अपना लीडर मानते हैं, लेकिन इनकी एज काफी ज्यादा हो गई है। इनकी डेथ के बाद लीडर कौन होगा तिब्बत का, इस बात पर सहमति नहीं है। करमापा लामा ये 2000 के बाद इंडिया में आ गए थे, काफी सालों तक इंडिया में रहे और अभी ये यूएसए में रहते हैं। शुरुआत में इनको बोला गया था कि ये पॉलिटिकल सक्सेसर होंगे दलाई लामा के, लेकिन अभी साफ नहीं है कि दलाई लामा का पॉलिटिकल सक्सेसर होगा कौन। चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि अपने ही किसी बंदे को, अपने ही किसी पर्सन को दलाई लामा का सक्सेसर बनाया जाए। लेकिन देखो इंडिया का भी रोल होना चाहिए इस पूरे नैरेटिव को सेट करने में, लेकिन इंडिया का भी इस इश्यू पर ज्यादा बोलता नहीं है। बात वही, हमें शायद डर लगता है कि चाइना के साथ रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन चाइना ने अभी जो कुछ किया है उसके बाद देखो हमें कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर चाइना को हमने जवाब नहीं दिया तो ये घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, आगे भी होंगी। हमें अपनी रेड लाइंस ड्रा करनी होगी कि भैया रिलेशन खराब होते हैं तो हो, हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसके बाद कि आप हमारी टेरिटरी में आके बैठ जाओ और जाओ मत। लास्ट में सुशासनी हैदर का ये भी बोलना है, देखो पिछले साल जब हमने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया था तो उस समय हमने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान काफी बुरी तरह से रिएक्ट करेगा इस डिसीजन पर, लेकिन हमने ये नहीं इतना एक्सपेक्ट किया था या फिर इसके बारे में प्लानिंग नहीं की थी कि चाइना भी इस पे इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करेगा। चाइना बार बार यूएन में ये इशू उठा रहा था, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने सोचा
कि चाइना पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए ये इशू यूएन में उठा रहा है। एक्चुअल में चाइना ने उस समय सिग्नल दिया था और हमें उस सिग्नल को समझना चाहिए था। चाइना ने कहा था कि इंडिया ने ये जो अपना डोमेस्टिक लॉ चेंज किया है, ये चाइना की टेरिटोरियल सोवरेनिटी का उल्लंघन है, ये चाइना के हिसाब से हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम फोर्स में नहीं आने देंगे। तो उसी समय चाइना ने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया था कि चाइना कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे इंडिया को मैसेज दिया जा सके आपने जो कश्मीर में किया है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और आखिरकार चाइना ने वही कर दिया। इस प्रकार से हमने सुशासनी हैदर के व्यूज को समझा। अब बात करते हैं सुजन आर चिनॉय की। ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। ये तो देखो सिंपल बातें बोलते हैं जो थोड़ी सी इनप्रैक्टिकल लगती हैं। ये 5 पॉइंट्स बोलते हैं कि चाइना अप्रैल से पहले जो स्टेटस को था उसे बरकरार रखे, यानी अपनी फोर्सेस को पीछे लेके आए, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट करें दोनों देश, और किसी प्रकार सा कोई भी यूनिलेटरल एक्शन ना लिया जाए किसी भी देश की मिलिट्री के दौरान। चाइना को इंडिया के साथ आना चाहिए ये कंफर्म करने के लिए कि उनके हिसाब से LAC है क्या, और बड़े स्केल पर दोनों देश आपस में मैप शेयर करें ताकि कम से कम परसेप्शन का तो पता लगे। अदरवाइज तो चाइना बार बार आगे भी हमारी टेरिटरी में आता जाएगा और बोलता जाएगा कि हमारे हिसाब से परसेप्शन ये है। देखो जिस एरिया पर विवाद है उसको बफर जोन बनाया जा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा ना जब मैप शेयर करे चाइना, पता तो लगे उनका मानना क्या है, कितना एरिया वो अपना मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पिछले बहुत सालों में काफी सारे बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुए हैं पीस बरकरार रखने के लिए, और एक बात साफ है कि अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये इफेक्टिव नहीं रह गए हैं। तभी तो पत्थरबाजी होती है, कंटीली तार वाले डंडों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ नए एग्रीमेंट्स हमें करने की आवश्यकता है, नया मैकेनिज्म या फिर प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है ताकि फोर्सेस आपस में इस प्रकार से ना लड़ें। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों देशों को अपने अपने मीडिया पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है कि वो बहुत ज़्यादा जिंगोइज्म अपने देश के सिटीजन्स में ना पैदा करें, क्योंकि जिंगोइज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद जब पैदा होता है तो पीस के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। सरकार के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है जब जनता में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना होती है, बहुत ज़्यादा उग्र राष्ट्रवाद की भावना होती है। लास्ट में सुजन आर चिनॉय ये बोलते हैं, देखो वुहान समिट में और उसके बाद महाबलीपुरम समिट में जो स्पिरिट एक निकल के आई थी, उस स्पिरिट से दोनों देश आपस में बातचीत करें ताकि टेंशंस को बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, टेंशंस अभी देखो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे चाइना के जवान हैं, यहाँ पे इंडिया के जवान हैं। हमारी आर्मी के लोगों ने अपने साथियों को खोया है, धोखा हुआ है, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? तो उनके मन में ये आ रही होगी कि बदला लेना है। सामने चाइना के जवान हैं, हो सकता है उनके अंदर भी इसी प्रकार की कोई भावना हो। तो एक गलती, एक छोटा सा कोई पॉइंट, एक मिस्टेक या फिर एक एक्सीडेंट फिर से क्लैशेस स्टार्ट कर सकता है, और गोली चल गई या फिर कुछ ऐसा हो गया तो क्राइसिस, आपको भी पता है जब देखो लड़ाई होती है तो क्या वो शेप लेगी कोई नहीं जानता। फिर सरकार के बस में भी बातें नहीं रहती हैं। वैसे हमारे देश में भी एक कैंपेन चल रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए। देखो ये बात सच है कि इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड होता है, चाइना के पक्ष में ट्रेड सरप्लस है और हमारी साइड में ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट $50 बिलियन से भी ज़्यादा का है। बट देखो हम फैक्ट्स के हिसाब से बात करें, चाइना का वर्ल्ड में विभिन्न कंट्रीज के साथ जो टोटल ट्रेड होता है उसमें इंडिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब यूँ नहीं कह सकते कि बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अगर बायकॉट करते हैं तो डेफिनेटली चाइना पर असर तो पड़ेगा, चाइना की इकोनॉमी पर इंपैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा। अगर देखो असल में हम चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, हमें हमारे देश की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, हमें चाइना की तरह अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। चाइना की जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हमें भी वो एडवांसमेंट लानी होगी, हमें डिफेंस पर ज़्यादा खर्च करना होगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे
तो फिर हम बेटर पोजीशन से चाइना के साथ नेगोशिएट कर सकेंगे और चाइना को भी ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इंडिया के साथ किसी प्रकार का कोई क्लैश बैकफायर कर सकता है और यही एक तरीका है चाइना का मुकाबला करने का। ये मानना है सी राजा मोहन का। तो इस प्रकार से हमने इंडिया चाइना इशू को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। अब बाकी जो हमें डिस्कस करना है वो आज ही हम एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम हमारी डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।